नमस्कार। संस्कार ध्वनि से शुरू हुए कॉफ़ी हाउस विचार मंच के विशेष कार्यक्रम चर्चा चौकसी में श्रृंखला में आज हम आपके सामने हैं एक बार फिर। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर आलोक मिश्रा, जिन्होंने नगर निगम में बहुत काम किया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और विधानसभा में भी चुनाव लड़े हैं कैंट विधानसभा से। बहरहाल हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतने वर्षों से वो राजनीति में है, तो हमारा जबलपुर पिछले 20-25 सालों में कहाँ पहुँचा है, उसे कहाँ पहुँचना चाहिए था, उनके मन में क्या कल्पना है। अगर उनके हाथों में कोई जिम्मेदारी होती तो शहर को कहाँ ले जाते। जिम्मेदारी नहीं रही, जिनके हाथों में रही, वो शहर को जहाँ तक लाए हैं, क्या उससे आगे जाना चाहिए था या क्या है, क्या कल्पना है शहर विकास को लेकर। इसके लिए हम लोगों ने आज मंच पर आमंत्रित किया है। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका कॉफ़ी हाउस विचार मंच में। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि शहर विकास की संभावना को लेकर जो हमने शुरू किया है, क्या कल्पना होती है एक बेहतर शहर की, आपके मन में क्या विचार हैं जबलपुर को लेकर। धन्यवाद, आपने हमें एक ऐसा मंच दिया जिसमें कि इसमें बहुत ही चर्चित है आपका मंच, और प्रजातंत्र में जो संवाद की बात है उसके आपके माध्यम से हम संवाद के लिए यहाँ उपस्थित हो पा रहे हैं, और वो समय और अवसर हमें मिल रहा है। और आपने हमसे कहा कि अपने दिल की बात करने का अवसर है, तो दिल की बात करने का एक अवसर आपने हमें दिया है, उसके लिए हम आप सभी को, अपने साथियों को धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक जबलपुर शहर की बात है, और इस कॉफ़ी हाउस में जहाँ आज आपने हमें बुलाया, हमारी तो राजनीतिक सामाजिक सेवा की जो गतिविधियाँ भी शुरुआत हुई हैं इन्हीं कॉफ़ी हाउस से ही शुरू हुई। हम लोग जब छात्र राजनीति में थे तो यहाँ से ही जब कोई आंदोलन या कोई मुद्दा होता था शहर का, कॉलेज में स्टूडेंट का, तो हम लोग यहीं से शुरुआत करते थे। और आज जब आपके सामने बैठे हैं तो वो दिन याद आ रहा है कि लगभग 40-42 साल पहले जब हम इस कॉफ़ी हाउस में आया करते थे, और आज जब आए हैं तो आज ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ बोलने और बात करने आए हैं। उस दिन जिस दिन हम 40 साल पहले आया करते थे जी, तो जो हम करते थे तो हमको रिजल्ट भी साल में 6 महीने के अंदर हमको रिजल्ट मिला करता था। तो आज तो हम यही सोच रहे हैं कि आज जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपने अवसर दिया है जी, तो इसका भी रिजल्ट और परिणाम हमारे सामने आएंगे, ऐसा मेरे को उम्मीद हो रही कि फिर से जबलपुर शहर के विकास या जबलपुर की आवाज़ या जबलपुर में एक जागृति आने की बात आप शुरू कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जी। कि स्थल वही है, सोच वही है आपकी, और आपने वही परंपरा शुरू करने जा रहे हैं जो हमने देखी थी, और जिसके इससे आज हम आलोक मिश्रा को आपने यहाँ पे बुलाया है। जी। जबलपुर शहर की जब बात करते हैं तो जबलपुर में जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कि अब मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक पार्टियों के और राजनीतिक नेताओं को लगता है वो चीज़ बेसमत हो गई हैं, और वो उस पर चर्चाएँ नहीं हो रही। जबलपुर शहर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का ये शहर रहा है। जी, बिल्कुल। कटनी को भी जब उस समय साथ हुआ करती थी, तो कटनी और जबलपुर मिला के 6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हमारे जबलपुर शहर में होती हैं। और बाकी जो केंद्र शासन से जुड़े हुए केंद्रीय संस्थान थे, वो भी हमारे पास, जैसे TTC और भी जो 2-3 संस्थान थे वो हमारे पास में थे। परंतु आज, और उस समय उनकी जो संख्या होती है, सन 75-80 की बात अगर अपन करें तो अपने जबलपुर में कम से कम 85,000 लोग सर्विस किया करते थे, जो सर्विस करके जबलपुर शहर में। जी। और जबलपुर शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट और बाजार जो होती है वो फैक्ट्री के उनके उस पर होता था। जबलपुर के डेवलपमेंट की आप बात करते हैं तो जबलपुर के डेवलपमेंट के लिए पूरा पैसा केंद्र सरकार से उधरी से आता था, और उस ज़माने में हम लोग सुना करते थे कि 600 करोड़ रुपए का बजट जबलपुर के लिए आता है। और जब उन मजदूरों के पास, उन श्रमिकों के पास, उस फैक्ट्री वर्कर्स के पास में जो पैसा आता था, उसी से जबलपुर के बाजार जो थे चला करते थे, व्यापार चला करता था, और हम लोग सब जबलपुर समृद्ध हुआ करता। और दूसरा सबसे बड़ा जो जबलपुर की विशेषता रही है, जबलपुर शहर में उस समय भी विश्वविद्यालय, 2 बहुत बड़े विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय थे जी। और जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय था वो अपने आप में यहाँ से लेके बालाघाट तक मिला हुआ था। हमारे पास में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उसी समय था, और जो जबलपुर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, देश नहीं, एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था उस समय जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय।
और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय उस समय जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से था, बाद में नाम 84 के बाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हुआ। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में उस समय हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर से आए हुए स्टूडेंट भी यहाँ पढ़ा करते थे। तो एक एजुकेशन का जो हमारे यहाँ पे सिस्टम था और एक रोजी रोजगार का जो सिस्टम था, हम देश में सबसे आगे आने वाली जगह, हम बड़े समृद्ध थे। एजुकेशन हमारे यहाँ से बड़े मनीषी हुए हैं, आचार्य रजनीश, महर्षि महेश योगी जी जी, इनके नाम तो कोई अछूता, सेठ गोविंद दास और भी ऐसी महान विभूतियाँ हुई हैं जिन्होंने कि जबलपुर को अपने समृद्ध, अपने बौद्धिक क्षमताओं से देश को आगे बढ़ाया है। और कामरेड के रूप में जो नेताओं को हम लोगों ने देखा है, महेंद्र वाजपेयी जी का मैं नाम लेना चाहूँगा, SN पाठक जी वगैरह भी हैं, और भी बहुत बड़े गुहा ठाकुर वगैरह जो नेता यहाँ पे थे जबलपुर शहर में। और इनके द्वारा जब आंदोलन होता था तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आंदोलन नहीं होता था, और ये तो पूरे शहर के लिए होता था और पूरा शहर बड़ा जागृत था। आज जो हमें कमी देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस में कमी आ गई है, और जिसका पूरी दुनिया लाभ उठा रही है, फेसबुक और ये इंटरनेट का, वो हमें पंगु बना रहा है इस शहर में, ऐसा लग रहा है। हम अपनी फ़ोटो डाल के फेसबुक में जी और उसमें ये हमको हो जाता है कि हमने पूरे अपने दायित्वों को पूरा कर लिया। हम उस समय किसी आंदोलन के लिए जब आकर बैठा करते थे तो किसी भी आंदोलन को ऐसा नहीं होता था कि अब शाम को 4 बजे मैसेज चला गया और दूसरे दिन हमने जाके आंदोलन के लिए खड़े हो गए। हम 10 दिन पहले आके 15 दिन पहले बैठते थे, महीने भर पहले बैठते थे, यहाँ पर उस पर विचार होते थे। विचार होने के बाद हमारा निर्णय होता था। निर्णय होने के बाद हम उस समय जब यहाँ पर बैठते थे तो ये नहीं सोचते थे कि हम जबलपुर से, हम कांग्रेस पार्टी से हैं, ये विद्यार्थी परिषद से हैं, ये लाल झंडे से हैं, ये बहुजन समाज पार्टी से हैं। हम ये जानते थे कि हम वो लोग हैं जो शहर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की मादा रखते हैं और हमारी सोच है। और हम लोग यहाँ पे जो भी योजनाएं बनाते थे, प्लान करते थे या किसी मुद्दे को डिसाइड करते थे, हम यहाँ से जाकर उस पर तय करते थे कि कितने पूरे शहर में नुक्कड़ सभाएं होंगी। हम लोग उस समय, अखबार तो कम हुआ करते थे उस समय, बहुत इतने अखबार नहीं थे, मगर हम अपनी बातें, ना इतना प्रचार प्रसार का साधन था, मगर उतना जिस समय हम उस पर जितना पहुंचते थे, हम इतना सब साधन होने के बाद भी उतना नहीं पहुंच पाते हैं। आज अगर आप हमारे ही मोबाइल में देखोगे तो कम से कम 1000-1500 व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे जो हम जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं, मगर ना हमको संभव है कि हम 1000 लोग को देख सकें, ना वो 1000 लोगों को हमारी बात पहुंच पाती है। मगर हम जब उस समय आंदोलन करने की बात करते थे, मुद्दे को उठाने की बात करते थे, देखिए जब किसी मुद्दे को उठाने की बात हो तो उसको हम जन आंदोलन कहते हैं। हम 5 लोग शामिल हो जाए, एक पार्टी शामिल हो जाए और आंदोलन कर ले तो जन आंदोलन तो हो नहीं सकता। जी जी, जब हम नुक्कड़ समाए करते थे, पंपलेट लेके बांटा करते थे, पोस्टर लेके चिपकाया करते थे, बसों पे चिपकाते थे, मोटर स्टैंड पे चिपकाते थे, रेलवे स्टेशन पे चिपकाते थे, तो हमारी जो बात थी उससे लोग जुड़ा करते थे। और उसके बाद फिर हम क्रम से हमारे आंदोलन होते थे कि आज हम मालवीय चौक पे एक जुलूस निकालेंगे, फिर हम एक दिन धरने पे बैठेंगे, फिर हम एक दिन मसाल जुलूस निकालेंगे, फिर हम अगर मुद्दा बढ़ता चला गया तो हम जबलपुर बंद करेंगे। जी जी, ऐसे अनेकों आंदोलन हमने किए। वो तो हुई जनता से जुड़ने की बात और जनता के साथ जो आपने कहा कि करने की बात। जी जी, और हमने जो पहले आपसे बात कही जबलपुर के मुद्दे की बात की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की आज स्थिति ये है कि 15 से 16 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। पूरी फैक्ट्रियों में टोटल मिला लें तो 15,000 लोग हैं, और बड़े से बड़े कई संस्थान तो बंद हो गए, यहाँ से चले गए। जी जी, मगर उनके लिए ना कभी आवाज़ उठ पाई। अगर आवाज़ भी उठी होगी तो पेपर में एक आध पर आ गया होगा, लोगों ने विज्ञप्ति देके वहाँ पर बैठ गए, कोई जन आंदोलन नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। और जो सबसे बड़ी बात आई, विश्वविद्यालयों की स्थिति करें, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आया, मैं यूनिवर्सिटी अध्यक्ष होने का भी मेरे को अवसर मिला, पार्षद तो मैं बहुत बाद में बना। जी जी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में हमने ये देखा, आज की तारीख जो है हमारे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 157 टीचर्स की ज़रूरत है, प्रोफेसर्स की ज़रूरत है। आज अगर आप जाके देखेंगे तो 3840 टीचर हैं जो कि वहाँ पढ़ा रहे हैं। अभी इतने बड़े विश्वविद्यालय जो कि रिसर्च सेंटर कहलाता है, उच्च रिसर्च जहाँ पे खोज, जहाँ पे रिसर्च करके स्टूडेंट सीखता है, वहाँ टीचर ही नहीं तो क्या पढ़ाई होगी। आज पूरा प्राइवेटाइजेशन की जो बात चल रही है, प्राइवेट लोगों के पास में, आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में देख लीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देख लीजिए, जो क्वालिफाइड डॉक्टर मेडिकल में होगा, जी जी, वो दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल उनमें, उसमें आयुर्वेदिक वाला भी डॉक्टर बन के बैठा, होम्योपैथिक वाला भी डॉक्टर बन के बैठा है। ठीक है। जो एक नगर निगम के स्कूल में भी टीचर की जो अर्हताएँ, योग्यताएँ होती हैं, जी जी,
कि एमए पास होना चाहिए, एमएड बीएड किया हुआ हो, बिना उसके नहीं हो सकता। अगर प्राइवेट कॉलेज स्कूलों में अगर किसी समाज का है तो समाज का, अगर किसी व्यक्ति का है तो व्यक्ति का, उससे जुड़े हुए लोग, उसको मानने वाले लोग ही टीचर प्रोफेसर होते हैं। उनकी योग्यताओं से मतलब नहीं होता, गुणवत्ता कमी नहीं। तो रानी, और जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बात करें तो उसके खंड खंड हो गए बहुत सारे। और जो अपन बचपन में देखा करते थे वहाँ विभिन्न किस्म के जानवर आते थे, एनिमल्स का वो होता था, खेती होती थी। आज रानी अपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2000 एकड़ ज़मीन है। अगर उधर को उस पर ध्यान देकर राजनीतिक पार्टी और नेता लोग वहाँ पे देते, हमने कभी किसी नेता को इतने दिनों में जो जनप्रतिनिधि चुने गए किसी के भी पार्टी के रहे हों, उनको इन मुद्दों पे चर्चा करते नहीं सुना। अगर आप लोग से हुई हो तो नहीं कह सकते, मगर मैंने तो नहीं सुना कि कभी उन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षक के लिए बात करी हो, टीचर्स के लिए बात करी हो, कभी उन्होंने मेडिकल अस्पताल में डॉक्टर्स की बात करी। हमारे जबलपुर शहर में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन सब में बाईपास हो जाता है, ओपन बाईपास होने की व्यवस्था है। जी। मगर मेडिकल कॉलेज में एंजियोग्राफी की सुविधा नहीं है। दुर्भाग्य की तो बात है शहर में, और दुर्भाग्य की बात है उनको जिनको अवसर मिला उन्होंने कभी इस पर चर्चा नहीं की। तो ये तो हमारा पिछड़ेपन का कारण है। जहाँ पे 80,000 लोग काम करा करते थे, रोजगार था, जब हमारी 7 से 6 लाख आबादी थी, जी। आज हम 25 लाख पे 24 लाख पे पहुँच रहे हैं और कम हो गई। 20,000 लोगों के पास में रोजगार धंधे नहीं है। जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, और आज जबलपुर शहर में आप जब बात कर रहे हैं तो CGHS के कारण से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आज वहाँ पे पूरे हॉस्पिटल्स का जो जरिया है, अभी हमने बहुत बड़ी महामारी से जूझा और हमने देखा कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बात आई, जिसके ताकत पर ये हॉस्पिटल बने थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को उनका इलाज कराने के लिए अस्पताल भर्ती नहीं कर रहे थे। जी। मगर आप लोग के सामने की क्या स्थिति थी वहाँ पे। आज जो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, जब देश में हमारे पास में जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्या इस संसद में जाके, विधानसभा में आके ये नहीं उठा सकते कि मान लीजिए नई फैक्ट्री कहीं खोली जा रही है, हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर फैक्ट्री को ला के रख दिया जाएगा, सरकार का खर्च भी बचेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों के मुद्दों की बात है। रेलवे जोन के आंदोलन को लेके हम भी उस आंदोलन में बड़ा हमने पार्टिसिपेट किया था। जी। और सारी पार्टी, उसके बाद से कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जिससे कि किसी के आज आँख कान खुल सकें और हम आगे बढ़ सकें। नगर निगम की बात है, नगर निगम में मैं यहाँ पे, आपने नगर निगम क्यों की बात करी थी, नेता प्रतिपक्ष 2 बार अवसर मिला कि मेरी धर्मपत्नी जो मसला जी थी वो पार्षद रह चुकी, वहाँ से हमको भी पार्षद रहने का अवसर मिला, नेता प्रतिपक्ष रहा। और स्वर्गीय पंडित विश्वनाथ दुबे जी को जो अवसर मिला था महापौर बनने के बाद, और उनने जिस सोच के साथ काम किया था, मैंने बहुत सालों बाद किसी को ऐसा काम करते देखा। वो जब नगर निगम आते थे तो वो, क्योंकि खुद भी क्वालिफाइड थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि नगर निगम से जो मैकेनिकल की बात होती थी, इंजीनियरिंग की बात होती थी, खुद बैठ के वो ड्राइंग बनाते तो बना के लेके आते थे, तब इंजीनियर लोग के साथ बैठते थे और उनको बताते थे कि ऐसा करके ये काम करना है। जो ये अपना जल संयंत्र वाला है, अपना रामनगरा वाला, यहाँ पे कितना पानी आना चाहिए, कितने पानी और कितने पंपों से पानी आ सकता है, क्या लगा सकते हैं, सब विश्वनाथ दुबे जी ने बनाया था। जी। रोडों की क्वालिटी में कैसे चेंज होना चाहिए, मॉडल रोड बना के उन्होंने बताया था कि टेक्निकली ऐसे बनाई जाएंगी तो रोडों की गुणवत्ता बचाई जाएगी। और वो जो भी अपने पास से आते थे, वो किसी भी मुद्दे में वो अपने पास, मतलब नगर निगम को उन्होंने कमाई का जरिया नहीं बनाया था। मगर अब जो स्थिति हम देख रहे हैं, चाहे वो छोटा सा भी जनप्रतिनिधि हो या किसी पार्टी का मेंबर हो या सदस्य हो, वो पूरे समय अपनी कमाई की बात करता, वो आर्थिक सोर्स पर बढ़ाने की बात करता, शहर और उसके मुद्दे की बात नहीं करता। और हमारे को पूर्णकालिक रूप से नेता चाहिए, चाहे हर पार्टी में चाहिए। जी। पूर्णकालिक रूप से पत्रकार चाहिए हमें। अब आप लोग बात कर रहे हैं तो अखबार में भी देखिए, अखबारों के बगैर तो हम कुछ हो नहीं सकते, निश्चित। मगर अगर अखबार में हम एक दिन विज्ञापन ना दें तो अखबार वाला गुस्सा हो जाता। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर नेतागिरी करते थे जो लोग और उनको लगता था ये नेतागिरी कर रहा है और ये समाज के लिए कुछ कर सकता है, तो नवभारत प्रेस थे, जो भी प्रेस, वो बुला के हम लोगों को खर्चे देते थे, यार तुम्हारा आंदोलन चल रहा है, यार तुम लोग ये पैसे तो ले लो हम लोग से। मगर अब तो मुश्किल ये है कि अगर पता गुस्सा हो गया तो मतलब बोले तो बेटा हम ये नहीं जानते, तुम्हारी तो विज्ञप्ति जब ही छपेगी जब पहले फोटो आएगा कि पैसा मिलेगा और वो होगा। तो ये इसमें मैं शिकायत नहीं है, मगर आप जब जबलपुर की बदलाव की बात कर रहे हैं, जबलपुर के लिए तभी बदल सकते हैं अपन, ये बात ज़रूरी है कि हर जगह पैसा। अब आलोक मिश्रा बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं, हम तो उसमें 24 घंटे के नेता होते थे, अब हम बिल्डरशिप में भी हैं, क्योंकि भैया अगर राजनीति करनी है तो कुछ ना कुछ, अब ये ठीक है गलत है सही, वो आप लोग की नज़र में कि हम क्या करते हैं कैसा करते हैं, उसका जनता तय करती है।
कि हम क्या करते ठीक हैं, है। हम अपने बारे में, मगर हम अकेले नेता तो नहीं बचे ना, हम आधे अर्धनारीश्वर जैसी स्थिति में है, आधे व्यापारी आधे नेता, तो इफेक्ट नहीं पड़ता है। मालूम पड़ा हम कहीं किसी मुद्दे को लेके गए तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी बिल्डिंग को एक नोटिस दे देते हैं यार, तो हम कहते हैं यार बिल्डिंग बनी रहे और शहर का हित पीछे हो गया, सौदा करके आ गए हम उससे। तो चबल और दिक्कत यहाँ पे ये है कि अधकचरे मन से जो हम सब नेतागिरी कर रहे हैं, सारे आवाज़ की तारीख में आप सब लोग से छिपी नहीं है, चाहे वो जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो सब अपनी रोजी रोटी अपने परिवार की समृद्धि को लेकर उस स्वरूप में नहीं है जिसमें हम चाहते हैं, जैसा हम पत्रकार चाहते हैं, जैसा हम नेता चाहते हैं, बिल्कुल ठीक। और जैसी हम जनता चाहते हैं वो भी नहीं है। देखिए अगर हमारे पास कुछ नहीं, उसके सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जनता ही नहीं खड़ी होती है, मुद्दे को चिल्लाते फिर रहे हैं, जनता को ये लगता है इसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा इसलिए चिल्ला रहा है। आपको जब तक जनता नहीं आएगी, देखिए मैं 2 बार चुनाव लड़ा, जी जी, दोनों बार चुनाव हार गया। उसमें मैंने किसी का दोष मेरा है। एक तो मैं जनता तक उतना नहीं पहुंच पाया क्योंकि हमारी एक जनरेशन गैप हो गया था। जी। अगर यही चुनाव में आज से 20 साल पहले लड़ा होता, 2008 के पहले, यदि 1998 में आलोक मिश्रा चुनाव लड़ा होता तो शायद कैनवासिंग करने भी नहीं आता, चुनाव जीत जाता। ठीक है। मगर पार्टी को पहचानते बड़ी देर में पार्टी को लगा कि अब लड़ना चाहिए, तो हमको पार्टी ने मौका दिया मगर हम चुनाव नहीं जीत पाए। अब दोबारा फिर चुनाव हमको मौका मिला, तो अब आप स्थिति देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो स्थिति है, हम कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ने का अवसर मिला, फिर वही स्थिति हुई कि कांग्रेस हमने लड़ा और आज भी हम कांग्रेस के बैनर पर, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा है। जी जी, लोगों में चर्चाएं हैं कि जो है अगर इस देश का भला हो सकता है और इस देश में अपन कुछ कर सकते हैं, तो आज भी मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के ही तहत हम कुछ तरक्की और विकास कर सकते हैं। क्योंकि जब विकास की आप बात कर रहे हैं, हर जगह सुनने में आता 70 साल में देश में क्या हुआ, जी जी, मगर इस जो भी कुछ हुआ 17 ही साल में हुआ है, 17 साल में कुछ नहीं हुआ हो तो बता दीजिए मध्य प्रदेश में, और इस 6 साल में कुछ हुआ, किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना ही हुआ होगा कि हमारा उस समय के बने हुए टैंक पे आज का नेता झंडा लेके चला जाए, यही हुआ है। युद्ध पोत अगर बना हुआ है, कोई जलयान है, उस पर कोई आज बना हुआ जबका है और लोकार्पण कोई कर दे। आपने विचारधारा की बात की, उसी में जोड़ दिया है कि पूर्णकालिक चाहिए, मतलब विचारधारा पे नेतागिरी का या पत्रकारिता का जो भी आपने नाम लिया है कि वो आधे मन से काम कर रहे हैं, जैसे आपने स्वयं का उदाहरण दिया क्या वो आधे नेता हैं आधा व्यापारी है, तो विचारधारा पे ये चीज़ हावी हो गई है क्या आपको लगता है? बिल्कुल, ये तो सब में हावी हो गई। देखिए विचारधारा की भी स्थिति हो गई है, जो विचारधारा वाला वो तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। विचारधारा पे तो बात ही नहीं होती, वो देखता कि कौन इसमें बहुत बढ़िया मैनिपुलेटर कौन है जो हर चीज़ को मैनिपुलेट कर सकता है, उसको आगे लाते हैं, तो वो जनता में अपना विश्वास भी नहीं जमा पाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। वो अपने काम करने की शैली जो जनता के बीच की होती थी उससे हटके वो मैनेज करके सेट करने की शैली में कितना समृद्ध है, पारंगत है, उस पर उस निर्णय होंगे। एक बात आपने बहुत अच्छी, बहुत सारे मुद्दों को छुआ है, शिक्षा से लेके कहरुण दुर्गावती का नाम लिया है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का, फैक्ट्री का, सारे लोग अस्पताल को भी। आपको क्या लगता है कि अभी क्या होना चाहिए था? 20-25 सालों में हम इतना पिछड़े हैं, अगर वर्तमान में आपके हाथ में कुछ होता है या आप होते तो कहाँ होता अपना क्षेत्र? देखिए, यदि किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी जो समय काम करने के काबिल थी, जी जी, हम नहीं हुए कोई बात नहीं, हमारे नहीं होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता है, मगर जो थे या जो होंगे, जो मैंने बात करी वो बेसिक मुद्दे। जी जी, यदि यहाँ पे हॉस्पिटल्स को, मेडिकल हॉस्पिटल को, वेटनरी हॉस्पिटल को अगर सशक्त करके संसाधन युक्त कर दिया जाए तो महाकौशल का सेंटर है ये आसपास के इतने लोग यहाँ पे आएंगे कि जो पूना जाते हैं, जो बॉम्बे जाते हैं, जो नागपुर जाते हैं, कितना बड़ा क्राउड आपके पास आएगा, कितने बड़े लोग आके यहाँ पे जब इलाज कराने आएंगे तो पैसा भी आएगा, पैसा भी फ्लो होगा। एजुकेशन सिस्टम को यदि डेवलप कर दिया जाए जैसे कि पहले होता था, तो यहाँ पे जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं उनको यहाँ सुविधाएं मिलने लगेंगी। यहाँ लोग तो यहाँ पे आके जो फ्लोटिंग जो आने जाने फुटपाथ होता है वो होगा, तो निश्चित रूप से जबलपुर का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, नए लोग आके बसेंगे, काम करने वाले लोग आके बसेंगे। तो ये तो बेसिक चीज़ है, ये होना चाहिए यहाँ पे। आपको लगता है कि सिर्फ एक ही मेडिकल होना चाहिए? आपको लगता है कि क्योंकि आपने कहा कि महाकौशल का एक केंद्र है ये, तो और भी ऐसे अस्पतालों की आवश्यकता महसूस करते हैं? आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो जबलपुर शहर में जो है विरासत, कोई अगर समृद्ध उसको बना दिया जाए, उसका ही संधारण कर दिया जाए अभी,
आप विक्टोरिया हॉस्पिटल, सेठ गोविंदास हॉस्पिटल की स्थिति देखिए, किसी जिले में इतनी बड़ी हॉस्पिटल होगी क्या? जी मेडिकल कॉलेज बराबर है। एल्गिन हॉस्पिटल, जो लेडी और एल्गिन हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, अब अपना नाम बदल दिया। आप उस अस्पताल को देखिए, लेडीज़ के लिए कौन सा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास है? रोजगार धंधे के लिए 5000 एकड़ की ज़मीन अपने पास में है। खेत किसानी के विकास के लिए 2000 एकड़ की ज़मीन यूनिवर्सिटी आपके पास है। आपके पास तो सारे संसाधन हैं, आपके पास तो नहीं है सिर्फ काम करने की इच्छा शक्ति और काम करने वाले लोग। संसाधन की जो बात आप कर रहे हो, इतने हैं कि उनको ही अगर आप उसमें स्थापित कर लोगे तो हो जाएगा। उनमें ही जबलपुर अकेला मध्य प्रदेश को पाल देगा, इतने संसाधन हैं। आज मिनरल्स की बात करते हैं अपन खदान की, तो ये सेवरा सिलिमनाबाद के पास से इतना मिनरल्स निकलता है कि पूरे देश का आदमी यहाँ पे मिनरल्स बेच रहा है। तो समृद्धता तो हमें ईश्वर ने बहुत दी है। माँ नर्मदा का पानी इधर दिया कि जब पानी सबसे बड़ी किसी उद्योग धंधे की बात होती है, यहाँ पर पानी की कमी नहीं आ सकती। जो दुबे जी की बात कर रहे हैं, नर्मदा जल उस समय आया जो अपन बात कर रहे हैं। जबलपुर की जो 70 साल की हम बात कर रहे हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कब बनी? उसी 70 साल दौरान। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बनी? उसी 70 साल। व्हीकल फैक्ट्री कब बनी? 1970। JIF फैक्ट्री कब बनी? 1970 साल के। मेडिकल कॉलेज कब बना? ये 6-7-8 साल का तो बताइए, जो चाहे वो कांग्रेस का समय हो, बीजेपी, उस सब के बाद क्या बना? कोई भी राजनीतिक नया क्या बना? नया बना तो छोड़िए, इनको अपन संरक्षित ही नहीं रख पाए, इनको ही वैसा नहीं रख पाए अपन। मतलब समृद्धता है लेकिन संरक्षण और उसके उन्नति कमी है तो हमारे में कुछ दिया है। जबलपुर की तो स्थिति ये है, जबलपुर के बारे में गजट में आप लोग देखें, आप तो गजेटियर में देखेंगे, एक समय तो अंग्रेजों ने इसको देश की राजधानी बनाने के लिए तय कर लिया, है ना। और जबलपुर को जब देश अपना ये प्रदेश बना तो मध्य प्रदेश की राजधानी बनने को, मगर अगर कहीं चूक हुई है तो हमसे ही हुई है। आज भी जो डिफेंस का वो है, मध्य कमांड का जो ऑफिस है हमारे जबलपुर में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में COD जो है, COD फैक्ट्री मैंने सर्विस की है। जी मैंने सर्विस की है। मेरे फादर ने 40 साल सर्विस की। हम लोग को इसलिए इस शहर से हम लोग चप्पे किसानी में आज भी कर रहा हूँ, मतलब पूर्वजों की ज़मीन उस पर मैं खेती कर रहा हूँ, मैं किसानों की स्थिति देख रहा हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होने के बाद किसी नेता ने कभी किसानों के साथ में बैठकर एग्रीकल्चर से जोड़ने का मुद्दा नहीं उठाया। किसी भी एक नेता का नाम बता दो आप, इस जो हो गए हैं जिन्होंने इन कागजों इनसे बोला हो कि चलो एग्रीकल्चर से अपन फ़ायदा ले लें, इस इंडस्ट्रियल एरिया से अपन फ़ायदा ले लें। इंडस्ट्रियल एरिया जो 2-3 बने हैं वो इंसलरीज थे इन फैक्ट्रियों के लिए, आधार तालुक। जब फैक्ट्री बंद हो जाएंगी तो इंसलरीज में कहाँ से काम करना, बताइए। हम लोग को एक अवसर मिला, जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, जो यहाँ तक अप्रैल में लगभग हो चुका है, प्राइवेट हो जाएगा। जिस दिन वो हो जाएगा, देश अपना जो जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हम इस परिस्थिति में, हमारा लोग सो रहे हैं, हमारे देश की जनता सो रही है, जो कि मुद्दों पे निकलते, क्योंकि प्रजातंत्र में जब तक जनता नहीं निकलेगी तो नेता कुछ नहीं कर सकता। आपकी इस बातचीत से समझ में आया कि जबलपुर समृद्ध है, लेकिन जो जिम्मेदार है उनके पास विजन की कमी है। आपने विजन का एक नाम लिया, विश्वनाथ दुबे के पास विजन था और वो बैठ के काम करते थे। सड़क का आपने उदाहरण दिया और धर्म वगैरह की टंकी का उदाहरण दिया। तो आपको लगता है कि उसके बाद या उसके पहले जो भी जिम्मेदार लोग पद पर बैठे हैं, चाहे हमारे मंत्री पद पर बैठे हो या मेयर के पद पर बैठे हो, तो विजन की कमी रही है, कोई और भी कारण? अब ये तो आप तय करिए, हमने तो बता दिया। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। हमसे पूछना चाहते हैं आप, तो हमने तो आपको बता दिया कि ऐसा करना चाहिए। अब उन्होंने किया कि नहीं किया, अगर आपकी नज़र में तो मेरे को बताइए कुछ उन्होंने किया है। मैंने सेठ गोविंदास जी का नाम लिया। सेठ गोविंदास जी के समय शहर ने बहुत विकास किया, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह उस समय जो बनी। हमने विश्वनाथ दुबे जी का नाम लिया। अब आप एक नाम बताइए कि किसी ने और ने कुछ कराया यहाँ पे। हाँ, कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी उसमें एक तख्ती लग गई वेटनरी यूनिवर्सिटी की, उसको एक पार्ट करके। जी। मगर वहाँ 2 बिल्डिंग बनी क्या वेटनरी यूनिवर्सिटी के नाम पे? वेटनरी के नाम पे कौन सी फैसिलिटी, कौन से संकाय नए खुल गए वहाँ पे? वेटनरी के नाम पे कौन से नए लेबोरेटरीज खुल गई वेटनरी के लिए? मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी घोषित कर दी। मेडिकल कॉलेज में कौन सी फैसिलिटी, मल्टी स्पेशलिटी वाली बात है। अभी कोरोना आया, लोगों को भर्ती करने के लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं थे शहर में। हम कलेक्टर के पास गए इस कोरोना काल में, और लोगों को, अपने जनप्रतिनिधियों को ये भी नहीं मालूम था कि इस समय क्या किया है। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सारे लीडर्स को लेके और वहाँ गया कलेक्टर साहब के पास, और मैंने उनको बताया। बड़े दुख की बात है कि जनप्रतिनिधियों को ये भी नहीं मालूम था कि ये यहाँ पे जो 5 हॉस्पिटल्स हैं, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं, इनमें बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं। तो मैं सारे लीडर्स के साथ में पहुँचा और मैंने लिखित में जाके कलेक्टर साहब को बोला कि साहब अगर आप इसमें मदद ये करें कलेक्टर जी, कि इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हॉस्पिटल्स में
यदि आप व्यवस्था करा दें ऑक्सीजन और इन सब की, वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, और अगर कर देंगे तो किसी हर जगह 100 200 बैठ के वो थे और एरिया भी बढ़ जाता एरिया बढ़ है। जाता हम लोग के बोलने के बाद बाहर काम हो गया। हम लोग के बोलने के बाद कलेक्टर ने फ़ोन किया खमरिया फैक्ट्री में भी, बीकल जो है नोडल मेडिकल नोडल जोन है उनका फैक्ट्रियों का वो है, उधर पे बात करी, जीसा फैक्ट्री में बात करी, सीओडी हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, तो सब जगह बात कराई। अब आप बताइए कि हमारे चुने हुए नेता या जो करने हमारे जो समाज सेवा करने वाले लोगों को ये भी नहीं मालूम कि हमारे पास ये संसाधन, जिनको अपनी वही नहीं मालूम है कि वो हीरा ढूंढ रहे हैं, खेत में हीरा गड़ा हुआ है, वो तो बम्बई जाके हीरा खरीदने जाते हैं। कि आधी नेतागिरी और आधा व्यापार कर रहे हो। नहीं मालूम ही नहीं, जो मेरे को लगता है। हमारे साथ प्रवीण मिश्रा हैं, उनका कुछ शहर समृद्ध तब होता है जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है और लोगों के पास उद्योग धंधे होते हैं या रोजगार होता है। जबलपुर शहर में देखें तो कृषि के क्षेत्र में भी बहुत अवसर है, पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत अवसर है। आपको क्या लगता है कि कृषि क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और गारमेंट्स के क्षेत्र में, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हम पूरे देश में लीड करते हुए अपने आप को बहुत समृद्ध कर सकते हैं? इन तीनों अवसरों में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? देखिए, मैंने शायद लगता है आप वही बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा था आपसे। कृषि के क्षेत्र में मैंने बोला कि 2000 एकड़ की ज़मीन है और एग्रीकल्चर में टेक्निक भी है, टेक्निक किसानों को तो कैसे कैसे जोड़ा खेती जाए तो किसान और उनको नए जैसे मतलब क्या करना चाहिए? मैंने आइडिया देखिए जैसे प्रोसेसिंग प्लांट्स नहीं है हमारे प्रोसेसिंग पास। प्लांट अपन ने कोशिश करी थी, बीच में डले बीतने की कोशिश की थी, व्यापारियों ने डाला था, और खेती से मैं बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सरकार ने पूरे सिस्टम ख़त्म कर दिए, लोगों को वहाँ पे दिन वहाँ पे जो एक्सपर्ट थे वो बचे हैं। ये देखिए, हमारा ये कहना है हाँ। किसान को हम इतना ट्रेन करें कि वो अपनी ज़मीन पर डाइवर्सिफाइड रूप में काम कर सके। कुछ हिस्से में वो पोल्ट्री कर सकता है, कुछ हिस्से में फिशरीज कर सकता है, कुछ हिस्से में वो कुछ मशीन्स लगाकर कुछ एक्सट्रैक्शन का काम कर सकता ये है। कह रहे हैं हम आत्मनिर्भर भी बने जैसे सरकार की मान मदद लीजिए से, जैसे ऐसी योजना वो आपका भी विजन क्या है? मेथा ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर हमारा सकता है, विजन तो शायद रोज ऑयल को आप एक्सट्रैक्ट कर सकता है। मिश्रा जी जो कह रहे हैं मैं वही तो कह रहा था। मैं आपने कहा कि शहर में ये क्या नहीं हुआ, मैं वही कह रहा था कि यहाँ हो सकता था जो आप कह रहे हो। मैं भी यही कह रहा था कि यहाँ इसके विजन यही है कि जैसे अपन को कर रहे हैं, आज अपन कॉफ़ी हाउस में आके बैठे हैं, जी जी तो कॉफ़ी हाउस में बैठने के लिए टेबल कुर्सी और ये व्यवस्था है, तभी तो अपन बैठे हैं। जी, जी। तो ये कौन सरकार करेगी ना? जी जी एग्रीकल्चर कॉलेज के पास सब कुछ है, वो ट्रेनिंग नहीं है। आप लगता है कई दिन से गए नहीं होंगे, मैं जाता रहता हूँ। किसानों तक वो पहुँच नहीं पा रहे मैं हैं। आप किसानों तक उन तक पहुँच मैं वहाँ जब जाता हूँ, जी जी आज से 25 साल पहले जब हम एग्रीकल्चर कॉलेज जाते थे तो वहाँ रसिया से आए हुए बड़े बड़े वहाँ यंत्र रखे रहते थे जो खेती के काम आते थे। वहाँ पे उन लोग उसको चला के उसका वो प्रयोगात्मक रूप से दिखाते थे कि ऐसा काम होना, बीज देते थे। अब इतनी कम मात्रा में है, उनके पास में उनके खर्चे निकालने, जो लोग रिटायर्ड हो गए उनकी पेंशन को पैसा नहीं है, जितने संबंधित टीचर और संकाय अध्यक्ष चाहिए वो है ही नहीं, संसाधन ही खत्म कर दिए ना। संसाधन तो सरकार देगी व्यवस्था। मैंने आपसे जो आप कह रहे हो कि मेरे पास जैसे मेडिकल कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज में अगर एंजियोग्राफी नहीं हो सकती तो ये सरकार करेगी, भाषण देने से तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने क्या और नहीं, मैंने इसीलिए उनका नाम लिया। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मान लीजिए गन कैरिज फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री के बारे में मेरे को बहुत अंदर से मालूम है। खमरिया फैक्ट्री में गोले बनते हैं, कारतूस बनते हैं और ये सरकार को जाते हैं, जिससे फैक्ट्री में तोप बनती है। अब वही बोलने अभी कुछ दूसरे देशों में हमारे क्योंकि सब जुड़े रहते हैं, कुछ तोपें बन रही थी, अभी तोप गई हैं। 4 दिन पहले उन्होंने बहुत 2-4 महीने की मेहनत करके कुछ दूसरे देशों को सप्लाई करी। अब क्या है, मगर हमारी जो सरकार क्या कर रही है, आप अगर अभी वो बात करना पड़ेगा, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, मगर देश की वस्तु स्थिति है। FDI की जब बात कर रहे हैं तो 44-45% पे लड़ रहे थे, आज 90% FDI जो FDI कर दिया आपने, तो अब विदेश का बना हुआ सामान बिके, इन फैक्ट्रियों में काम कहाँ से आएगा हो गया। गुणवत्ता और गुणवत्ता की बात आती है। खमरिया फैक्ट्री के जब गोले खरीदे जाते हैं हमारी मिलिट्री के लिए, तो उधर पे उनका एक नॉर्म्स बना हुआ है कि 300 गोले जब वो टेस्ट करते हैं और जब 300 गोले में से सब फूटते तब वो गोले लेते हैं। और बाहर वालों से जब वो गोले लेते हैं दूसरे देशों से तो कोई टेस्ट नहीं होते, सीधे सीधे गोले लेते हैं। तो आप बताइए कि इनको कैसे आप जिंदा रख सकते हैं? मिश्रा जी ने टूरिज्म की भी बात की थी, उसको कैसे बंद है? टूरिज्म आपकी नज़र में क्या है? टूरिज्म के लिए तो देखिए, जैसे अपने यहाँ भेड़ा घाट है और अपने से कनेक्टेड खाना है, बांधवगढ़ है, यहाँ से जाने का रास्ता है, इनके लिए तो
थोड़ा बहुत काम हो रहा है, मगर जो अपने लोकल होटल वगैरह हैं, लोकल टूरिज्म से जुड़े हुए संसाधन हैं, इनको थोड़ी ताकत देनी पड़ेगी अपन को। इनको जो फैसिलिटी इनको चाहिए वो दी जाए। और दूसरी जो आपने सबसे पहली जो बात करी थी ये कि जब तक पैसा नहीं आएगा, पैसा आने के लिए फैक्ट्री में रोज़गार के लिए जब पैसा, वही तो मैंने कहा था, जो 30 साल पहले पैसा आता था वो आज नहीं आ रहा है। क्यों बंद हुआ कि जहाँ 70,000 लोग काम करते थे आज 15,000 लोग हो गए। आज की तारीख में कम से कम 4 लाख लोग काम करने के लिए अपने पास रोज़गार चाहिए। आज हमारे शहर में उस रेशो में अगर देखो तो 4 लाख लोगों के पास में रोज़गार चाहिए था। इनफैक्ट वो हो सकता था। एग्रीकल्चर कॉलेज से आप किसानों को जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ सकते हो? फसलों को आप किसानों के पास में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ज़मीन दे दीजिए, बीज दे दीजिए। जो किसान मेहनत करते हैं, आपके ही कॉलेज से निकलने वाले लोग, जो ग्रेजुएट होकर निकलता है, पीजी करके निकलता है, उसको एक तो पढ़ने के समय आप नई नई फसल लगाए, मगर आप उस पर आप पैसा देते नहीं हो। आपका मैक्सिमम पैसा तो सरकार के बखान में चला जा रहा है। जो सरकार का जो कर मतलब जो करे ना करे, अपने प्रचार प्रसार में, सरकार के प्रचार प्रसार में जो पिछले 7, 8, 10 सालों में पैसा खर्च हुआ है, वो पैसा अगर लग जाए तो यहाँ रोज़गार भी उपलब्ध हो जाएंगे। वो तो प्रचार पर अपने आप हो जाएगा बनी हुई। आज अपन रो रहे हैं जिस बात को। एक गारमेंट इंडस्ट्री की भी बात की। गारमेंट इंडस्ट्री की तो कितनी बड़ी थी अपने यहाँ पे, अभी कोरोना काल में टूटी नहीं, तो अपने यहाँ पे सलवार सूट वगैरह बहुत लंबे उसमें जाता ही था। मगर उसमें भी मोनोपोलीज जो है कुछ व्यक्ति विशेष लोग की बनी हुई है, उसको समृद्ध करके बांटने की जिम्मेदारी। देखिए, प्रजातंत्र में तो सारी चीज़ें पॉलिटिकल बिल्स पे ही जाती हैं। और जब आपने बेसिक रूप से पकड़ लिया कि आलोक मिश्रा व्यापारी और नेता दोनों हैं, तो आलोक मिश्रा से क्या उम्मीद कर सकते हो आपकी क्या? तो इस जनता को, ये देखिए, चुनाव जिताती है जनता, नेता बनाती है जनता। हम 26,000 वोट से चुनाव हारे, ठीक है ना? तो हमारे पास में हम तो मेहनत कर रहे हैं, मगर हम अगर अभी भी लड़ने को तैयार हैं, लड़ रहे हैं, और आज इसलिए आपके पास आके बैठे हैं। निश्चित तौर पर हम आपके सामने आके नहीं तो बैठते ही नहीं, अगर हमारे दिल में मनसा खत्म हो गई होती तो। मगर हमारे साथ में इन मुद्दों को लेकर जो आपने मुद्दा बोला, इसके लिए चलने के लिए आप हमें तैयार कर दीजिए। हर मुद्दे पे हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम रोज़गार के लिए लड़ने पे तैयार हैं, हम व्यापार के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लड़ने को। और भी है कि आज देश को क्या चाहिए, अगर हम वो नहीं दे पाएंगे एक उद्योग के क्षेत्र से। जैसे आज डिमांड के रूप में देखें तो स्पिरुलिना की बहुत डिमांड है। मशरूम स्पिरुलिना एक एल्गी होती है, मेडिकल फील्ड में और पोषण के रूप में इसकी बहुत डिमांड है। और जैसे मशरूम है, इसकी बहुत डिमांड है, लेकिन हमारा किसान इसको कल्टीवेट नहीं कर पाता, इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास ट्रेडिंग नहीं है। किसानों की इसी तरह से जैसे गारमेंट की बात अपन करें तो गारमेंट्स में आज जो फैशन में जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, आज भी हमारी जबलपुर की गारमेंट इंडस्ट्री सलवार सूट पर ही डिपेंड कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिश्रा जी, सलवार सूट से और ऊपर नहीं, आप जाके देखिए, मैं देख रहा हूँ। मैंने किसानी भी मैं खुद भी कर रहा हूँ। मैं आज भी आपके पास बैठा हूँ, मेरे खेत में अभी टमाटर टूट रहा है, मिर्च टूट रही है। मैं आने के पहले फ़ोन लगा के बात कर रहा था। किसानी बहुत बहुत बड़ी लागत का धंधा है ना? और किसान इतना गरीब है कि उसके पास नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ देश की समृद्धि है। कैसा किसी भी राजनीतिक दल को सबसे पहले हमारा जो पूरे देश की जो आप बात आपने देश में ले आए, बेस सपोर्ट तुमको देना पड़ेगा। नहीं तो बेस क्या देना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो मुफ्त में बांटना बंद करना पड़ेगा लोगों को। आपकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है देश, आपकी सबसे बड़ी ताकत है पॉपुलेशन। हम एक राजनीतिक पार्टी आती, हमने कहा हम 1 किलो में 4 किलो आटा देंगे, गेहूँ देंगे। दूसरी राजनीतिक पार्टी तो कहती तुम 4 दे रहे तो हम 8 देंगे अगली बार। तो जो हमारी सबसे बड़ी ताकत, उसको तो हम पंगु बना रहे हैं जो काम कर सकती है। आप जिससे कंपटीशन कर रहे हो चाइना से, उनसे, उनके यहाँ सबसे बड़ा पावर तो मैन पावर है। उसको स्किल करते हैं वो, है ना? और आप अपने स्किल्ड आदमी को लिटाते हो घर पे। बिल्कुल उसी डायरेक्शन में। मतलब अब आपकी स्थिति ये है, आज से 20 साल पहले जब मैं अपने खेत में गया, फिर बीच में फिर मैं छोड़ देते हैं खेती करना, फिर कभी नेतागिरी में लग गए। आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो मैं खेत में 2000 करीब में खेती कर रहा, 2000 के बाद मैं नहीं गया था 15-16 साल। सिवरा में मेरे खेत है। अभी फिर से मेरे को थोड़ा सा अंदर से लगा कि यार अब चुनाव हार गए तो क्या करें, खेती करी जाए फिर से बैठ के। और धंधे थोड़े से चल नहीं रहे थे। तो हम खेत पहुँचे वहाँ पे, तो हमने जाके देखा, हमारे खेत पे घूमे तो ये प्लास्टिक की शराब की बोतलें पूरे पड़ी हुई थी। तो हमें लगा यार ये उगने लग गया क्या? मतलब आप विश्वास करिए, अभी आप चलिए यहाँ से बैठ के खाली जगहों पे चलिए जहाँ खेत होते हैं, जहाँ पे खेती नहीं हो रही, ये तो वहाँ पे जाकर जो फ्री में बांटने का जो प्रक्रिया है वो नुकसान है। आप आदमी इतना निकम्मा हो गया। मनरेगा हमारी पार्टी का है, वो है मनरेगा से लोगों ने काम में बेचारों को मिला जरूर है, मगर उससे जितना ज़्यादा नुकसान, वो मैक्सिमम पैसा तो गवर्नमेंट के लोग खा गए। जो फ्री में बढ़ता है जो ऑफिसर्स के पास। अब ये कोरोना है,
कोरोना में जो बंदर बाट हुई है, जो लूट खसोट हुई है, सरकार के साथ में मिलकर वो कल्पना के बाहर है। आदमी को किसी अस्पताल जाओ आप तो 7 और 8 लाख रुपए से नीचे बिल नहीं बन रहा था, और पूरी दुनिया में इलाज नहीं था, मगर हमारे देश में और हमारे कम से कम शहर में तो कम से कम 5 लाख रुपए के इलाज में आदमी ठीक होकर आ रहा था। जब इलाज ही नहीं तो 5 लाख रुपए खर्च कहाँ कर रहे हैं आप बताइए ना। जिस चीज़ का इलाज दुनिया में नहीं है, मगर हमारे यहाँ 5 लाख रुपए खर्च देखिए किस चीज़ में कर रहे हैं। पर्टिकुलर दवाइयाँ थी 8 और 9, फेवी फ्लू और डेबी स्टार और ये पैरा में, तो ये इनको देते थे वो। और वो जो अस्पतालों में जो पीपीई किट होता था, हर किसी से चार्ज करते थे, जबकि एक अस्पताल में पीपीई किट पहना हुआ आदमी पूरे अस्पताल में घूमता था। डॉक्टर किसी को हाथ में टच नहीं कर रहा था, मगर लाखों रुपए अपन दे के निकल के आ रहे थे। वो दवाई से कोई आदमी नहीं जिंदा बचा है, वो तो जो बच गया भाग्य से बच गया है ना। राकेश मिश्रा का एक सवाल जी, राकेश। डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस से। आपने हर विषय पर साफ गोई से जवाब दिया बेवाकई से। शहर विकास को लेकर विकास के डेवलप को जितना आप समझते हैं उससे बेहतर मैं समझता हूँ शीर्ष नेताओं में। अगर आपको अभी भी मंशा है समाज के लिए आगे बढ़ के आने की, ताकत रखते हैं, अगर मौका मिले, अवसर मिले, नगर निगम चुनाव नज़दीक है, तो क्या विज़न रहेगा शहर को, जो पुराने कोई ऐसा आपके दिमाग में विज़न हो कि मैं इस तरह से शहर को आगे बढ़ा सकता हूँ, ऐसे इतनी बातें बोली उसके अलावा इसके अलावा एक महापौर के रूप में एक महापौर के रूप में कैसे आप इसको डेवलप देख सकते हैं शहर जबलपुर? देखिए, बात महापौर की नहीं है, क्योंकि महापौर के रूप में नहीं, यदि जनता हमारे साथ में आ जाए, जी जी हम चुनाव लड़े ना लड़ें, जी जी जिस दिन जनता हमारे साथ में निकलने लगेगी, तो हम इस शहर में सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम की बात जो है उसको सुधारने की बात करेंगे। जितने कॉलेज हैं, स्कूल में गवर्नमेंट के कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें गुणवत्ता से और योग्य टीचरों का चयन होना चाहिए। इनमें जो फैसिलिटी चाहिए वो चाहिए। हॉस्पिटल्स में प्रॉपर डॉक्टर और स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। जी जी और सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार का, रोजगार चाहे वो इंडस्ट्रियल औद्योगिक रोजगार हो, चाहे कृषक से जुड़ा हुआ उद्योग, इन दोनों में हम थोड़ा थोड़ा समझ, मगर इसके लिए हमें महापौर चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ जनता का साथ चाहिए। चुनाव लड़के फिर वो राजनीतिक विचारधारा और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी और प्रतिबद्धताएं हो जाएंगी कि ये नहीं। और मान लीजिए हम महापौर बन भी गए और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, तो हम कितनी भी अच्छी बात बोलेंगे वो करने को तैयार नहीं होंगे। तो उससे अच्छा हम कुछ ना बने, बस आप लोगों के माध्यम से जनता से जुड़ जाएं और जनता हमारे साथ चलने लग जाए। महापौर के अलावा भी आपने महापौर विशेषता बोली नहीं, एक अवसर मिला यदि मान लीजिए जैसा क्या प्राथमिकताएं होंगी? जो झाड़ू है, अभी पुराने और भी नेता है, उनका कहना था कि दखल दिया जाए यदि इच्छा शक्ति के साथ, और आपकी बातों से भी वही चीज़ निकल कर आई कि यदि दखल दिया जाए ताकत के साथ तो सारी चीज़ें संभव है। आप भविष्य में बगैर, जैसे अभी आप खाली समय में किसानी की ओर लौट गए, तो क्या शहर के लिए आप कोई एक ऐसा चेहरा बन सकते हैं अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मेरा बगैर मीडिया बगैर किसी, मैं तो नहीं बन सकता, अगर जनता चाहे तो बना सकती है। मेरे अंदर इच्छा शक्ति है, मैं करना चाहता हूँ। मैं शहर के लिए अंतिम क्षण तक जीना, जब तक जीवन है और सक्रियता है, लड़ना चाहता हूँ। क्योंकि अब मैं बदल, तो मेरी तो स्थिति कुत्ते की पूंछ वाली है जी। मैं समाज सेवा के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। जी जी मेरे को व्यापार आता नहीं, तो हो रहा है। जी जी जब होश संभाला, मैंने सीडी में सर्विस की, मैंने छोड़ दी। मैंने हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस की 1 साल, वो भी बंद कर दी। मैंने ट्रक का धंधा किया, मैंने बिल्डरशिप का काम किया, मैं खेती कर रहा हूँ। मगर मज़ा तो इसी में आता है कि किसी बात के लिए बोला जाए, किसी बात के लिए उसको करके दूसरे को उपलब्ध। सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है जब हम अपने समाज के लिए कुछ कर पाते हैं, निश्चित अपने शहर के लिए कुछ कर पाते हैं। मगर उसके लिए एक तो हमारे साथ में हमारा साथी चाहिए, जिसको क्या चाहिए वो हमारे साथ खड़ा हो और अपने मुद्दे के साथ में हमारे साथ में लड़ने को तैयार हो। आगे हम खड़े होकर तैयार लड़ने, मगर पीछे तो साथ चाहिए, बाजू में तो साथ चाहिए। अभी कुछ वर्षों में जो आप करें जनता के साथ में, क्या आपको लगता है कि नेता और जनता के बीच की दूरियां बढ़ी हैं? वो बढ़ी हैं तो किन कारणों से बढ़ी देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? उसका सबसे बड़ा का बिल्कुल दूरी बढ़ी है। हाँ। जनता की दूरी तो बढ़ी है। हाँ हाँ एक तो जनता को बड़ा भ्रम में डाल दिया गया है। दूसरी चीज़, नेता की विश्वसनीयता जनता पे से हट गई है। तो वो तो गलती नेताओं से है और जनता का रुख भी बदल गया है। जो देश में जो पॉलिसियाँ चली मुफ्त में लेने की, मुफ्त में देने की, तो जनता देने लेने पे विश्वास करने लग गई है और किसी मुद्दे के लिए साथ में लड़ने के लिए जनता तैयार नहीं है। ये जनता की कमी है। तत्कालिक लाभ के लिए उसको तुरंत चाहिए।
उसको वोट 5 साल के लिए चुन रही है जनता, मगर वो वोट अपने किसी मुद्दे पे, अपने बेटे के पढ़ाई पे नहीं, अपने बेटे के रोज़गार पे नहीं, अपने बुजुर्ग के स्वास्थ्य पे नहीं, या एक कम्बल या एक साड़ी या ज़्यादा हो उस पर वोट दे रही है। तो जब तक ऐसे वोट होती रहेगी, जब तक तो भला होने की बात नहीं। शोभापुर ब्रिज की बात करें, उसके डेवलपमेंट की बात करें, और फ्लाईओवर लंबे समय से चर्चाओं में है, नाइट लैंडिंग, ये सब चीज़ें भी हैं, इनको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हम शोभापुर में पैदा हुए, हमारे पिताजी वहाँ पैदा हुए, हमें लगा वहाँ ज़रूरत थी। हम DRUCC मेंबर थे, ZRUCC मेंबर थे। जी हमने उधर उठाया और हमने उसको किया, और बात उठी उधर से पैसे आके वो तो बन गया, तो उसका मुद्दा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मगर हम तो आप लोगों से ये हमारा भी एक, अब आप लोग से कह रहे हैं, एक सलाह है आपको या एक हमारा विचार है कि आपके साथ हम उसको समझते हैं। जो भी नेता आपके साथ में बैठता है, जो पदों पे रहता है, मंत्री रहता है, और जब वो उपलब्धि के लिए खड़ा होता है तो उससे आप एक प्रक्रिया पूछिए कि आपने इसके लिए चिट्ठी कब लिखी थी, विधानसभा में क्वेश्चन कब उठाया था, लोकसभा में कब क्वेश्चन उठाया था। जब आप जनता के बीच में जाते हैं या आपके बीच में आते हैं तो उनको वो रिटन डॉक्यूमेंट लेके आने चाहिए। बन जाने पे झंडा गड़ाने जो आते हैं वो प्रथा गलत है। उसकी नींव में कौन है पीछे? वो है नहीं, कुछ नहीं। कभी कभी वो 30 मार का जैसी स्थिति होती हो, कहीं से क्या बोले मारा हमने था, बोले राक्षस को। तो यही हो रहा है। उपाध्याय जी का एक सवाल। सर, आपने कई विसंगतियों पर ध्यान दिलवाया कि जनता की इच्छा शक्ति की कमी, नेताओं का जो व्यक्तिगत जो लाभ होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस होने के कारण शहर के विकास पर ध्यान नहीं देता। लेकिन ये विसंगतियों को दरकिनार करते हुए एक अपवाद इंदौर शहर ने स्थापित किया कि जनता को भी जोड़ा, प्रशासन ने भी जोड़ा, नेता भी जुड़े, और वो हर बार नंबर 1 रहा। जबलपुर में कहाँ चूक हो रही, क्या कारण मानते हैं ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उतना ही खर्चा हम करते हैं, इतना ही खर्चा वहाँ पर हो रहा है। बात वही मैंने कही ना, आप जो कह रहे हैं कि हम और वो तालमेल हमारा बन नहीं पा रहा, और लोग हमारे साथ खड़े नहीं हो। पर जबलपुर आप कारण क्या समझते, क्यों क्या हो रहा है, कारण क्या करना चाहिए? कारण हम और आप है ना आपकी कमी है या हम और आप, हम अपने काम, जैसे आज हम और आप बैठे हैं, अब हमारा एजेंडा क्या है आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। हम तो आपने हमें बुलाया, हम बैठ के बात कर रहे हैं। इस एजेंडे में अगर पवित्रता होगी और आपकी सोच वास्तव में शहर विकास की होगी तो आज ही से शुरू हो जाएगा विकास। बहुत अच्छी बात। आज ही से शुरू हो जाएगा, मगर आपके और हमारे दोनों का मन और विचार पवित्र होना चाहिए और जुड़ाव पवित्र होना चाहिए, है ना। अब आप किसी उद्देश्य को लेके यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, मैं किसी उद्देश्य को लेके बात कर रहा हूँ, तो जैसे होता चला आया वैसा फिर से होता चला जाएगा। और अगर आप पक्के हो, हम पक्के हैं, तो कल आज से सुधार शुरू हो जाएगी। तमाम शुद्धता की बात है, शुद्धता, मस्तिष्क में शुद्धता होनी चाहिए। वो उसकी बात है, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे, है ना। इस देश में बदलाव लाके जब आखिरी जो अपन ने सुना है, देखा है, जिसको लोगों ने देखा है, वो महात्मा गांधी थे। जी महात्मा गांधी की विशेषता सबसे बड़ी ये थी, वो बहुत अच्छे ओरेटर नहीं थे, बहुत कुछ नहीं था, मगर एक ही चीज़ उनमें थी, और इस देश को उस विचारधारा की ही ज़रूरत है कि कथनी और करनी में समानता होना चाहिए। जो आप कह रहे हो वही वो दिख रहे हो। अभी हम आपको कुर्ते पजामे में भी दिख रहे हैं, शाम को मान लो क्लब में डांस करते दिख रहे हैं, तो हमारी विश्वसनीयता और हमारी सोच, है ना, तो अंतर हो जाएगा। हम अभी आपको अकेले में मिलें, हम आपको 4 दिन बाद टेंडर की बात करने लगे हैं, भैया फलाने टेंडर में आओ, मिलके अपन पार्टनर बन जाएं, तो फिर क्या शहर विकास होगा और क्या हम सुधार पाएंगे। बहुत सारे मुद्दों पर आपने बात की, नगरीय चुनाव आ ही रहे हैं, अपन कांग्रेस से चूँकि आप जुड़े उसकी बात भी कर रहे हैं, क्या भूमिका हो सकती है कांग्रेस की पार्षदों को लेकर, महापौर को लेकर? देखिए, कांग्रेस की भूमिका तो कांग्रेस अपनी विचारधारा के साथ में शहर के प्रति, जबलपुर शहर के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। अब ये तय जनता को करना है, चुनाव होंगे, कांग्रेस भी लड़ेगी, बीजेपी भी लड़ेगी। अब ये जबलपुर की जनता तय करेगी कि उसको कांग्रेस के साथ में विकास कराना है कि बीजेपी के साथ में विकास कराना है, और जो वो चुनेगी उससे शहर आगे चलेगा। ये 15 साल में कुछ परिवर्तन की संभावना आप देख रहे हैं अगर सत्ता में? 15 साल में हम तो ये देख रहे हैं कि और जिस ढंग से लोग बिकना शुरू हो गए, जनता के चुने हुए लोग, तो अभी तो कुछ कहना मुश्किल है कि कौन बिकेगा कौन रुकेगा। जिस ढंग से पार्टियां खरीद फरोख्त कर रही हैं तो क्या कह सकते हो। अभी तो यही तय नहीं कौन कांग्रेस में रहेगा कौन बीजेपी में रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ये तय हो जाए फिर तो अपन बात करें आगे। कॉफ़ी हाउस विचार मंच का आज विशेष कार्यक्रम। चर्चा चौक से हमारे साथ थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आलोक मिश्रा जी। उनने हर मुद्दे पर बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी, और जैसा उनका मन है, जैसा विचार है, जैसा वो चाहते हैं, हम सब लोगों के भी यही शुभकामनाएं हैं कि वैसा शहर विकसित होगा। लेकिन
तड़प तो शहर के अंदर भी है, नागरिकों को भी है। तो संभवतः शहर के अंदर से दर्द है कि पीछे बंधे हैं हाथ और शर्त है सफ़र, किससे कहें कि पाँव का कांटा निकालिए। हम अगली बार अगले हफ्ते फिर किसी नए मुद्दे पर किसी नए शख्सियत के साथ बात करेंगे जबलपुर की विकास की संभावनाओं पर। आपका हृदय से आभार आलोक जी। 1-2 मिनट और आपका चाहते हैं। हर मतलब ऐसा अभी लाइव चल रहा है। राकेश हम सब लोग लगातार थैंक यू जी राकेश भैया। राकेश मिश्रा जी की बड़ी सक्रिय भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अभी तो ये एक थोड़ा और आइए मिश्रा, ये हम सब लोगों से एक छोटी सी है, आपके साथ संघर्ष सहभागिता है शहर के विकास में हम सब लोग कर रहे हैं। आइए आज अच्छा लगा यहाँ बैठ के आपने जो चर्चा की तो थोड़ा सा और भी अंदर से स्पार्किंग हुई। नहीं अपन लगातार बात करेंगे और नहीं निरंतरता रहेगी बातचीत में। यह मतलब आपको फिर आना है तो लगातार शनिवार चलेगा, लगातार जुड़े हैं। कॉफ़ी हाउस विचार मंच में आज शहर विकास की संभावनाओं को लेकर अपने विचार रख रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक मिश्रा। अगले शनिवार फिर किसी शख्स से उनके विचार जानेंगे जबलपुर विकास की संभावनाओं को लेकर। आलोक मिश्रा ने बहुत अच्छी बात की कि विचारों की शुद्धता की बहुत ज़रूरत है। हमें या तो नेता ही बनना होगा या पत्रकार ही बनना होगा। आधे नेता, आधे व्यापारी, आधे पत्रकार या आधे व्यापारी बनेंगे तो विकास पिछड़ता है। ये आज की विचारों से, बातचीत से ये निकल के आया है कि हमें अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण करना होगा। अगली बार फिर किसी शख्स से आपके साथ भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।